हेलो एवरीवन, मातृभाषा चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम बबीता डिमरी है और हम लोग उत्तराखंड एलटी 2024 हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम प्रयोजन मूलक हिंदी पढ़ रहे हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी में हम अपना पहला टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका नाम था कार्यालय हिंदी स्वरूप एवं पत्राचार। आज हम इसके दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे, जिसका नाम है हिंदी भाषा के विविध रूप। तो आइए शुरू करते हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदी भाषा के विविध रूप। हिंदी के विभिन्न रूप। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में हिंदी सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली एवं प्रयोग की जाने वाली भाषा है। हिंदी का प्रयोग देश विदेश दोनों में होता है। हिंदी भारत की राष्ट्रीयता की ही नहीं अपितु अस्मिता की भी परिचायक है। भाषाओं में निरंतर परिवर्तन होने के कारण शब्द कभी घट जाते हैं तो कभी बढ़ जाते हैं। इस घटा बढ़ी के पीछे अनेक कारण कार्य करते हैं। जैसे हिंदी में बहुतायत शब्द ऐसे हैं जिनका रूप संस्कृत जैसा ही है। कुछ शब्द संस्कृत पर आधारित हैं, लेकिन उनका रूप बदल गया है। अन्य भाषाओं के शब्द भी हिंदी में प्रचुर मात्रा में आ गए हैं। भाषा जब बड़े प्रदेश में बोली जाती है तो उसके क्षेत्र के अनुसार उसके कई रूप विकसित हो जाते हैं, जैसे बम्बईया हिंदी, पंजाबी हिंदी, राजस्थानी हिंदी आदि अनेक रूप हैं। तो क्या कहा गया है हिंदी के विविध रूप में कि हिंदी के जो विभिन्न रूप हैं वो भारतीय आर्य भाषाओं में हिंदी सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी का प्रयोग देश तथा विदेश दोनों में होता है। हिंदी भारत की ही राष्ट्रता की ही नहीं अपितु अस्मिता की भी क्या है, परिचायक है। भाषाओं में निरंतर परिवर्तन होने के कारण शब्द कभी घट जाते हैं तो कभी बढ़ जाते हैं। हिंदी में बहुतायत शब्द ऐसे हैं जिनका रूप संस्कृत जैसा है। कुछ शब्द संस्कृत पर आधारित है, लेकिन उनका रूप बदल गया। जैसे हिंदी में हम तत्सम और तद्भव जो पढ़ते हैं, तो जो हम संस्कृत के शब्द इसमें पढ़ते हैं वो हमारे तत्सम कहलाते हैं, और जिसका रूप बदल कर आता है वो हमारा तद्भव शब्द कहलाता है। तो वही है कि जो हिंदी के शब्द हैं कुछ उसी रूप में है और कुछ का रूप बदल गया है। अन्य भाषाओं के शब्द भी हिंदी में बहुत मात्रा में आ गए हैं। जब बड़े पैमाने पर हिंदी बोली जाती है, कोई भी भाषा बोली जाती है, तो उसका कुछ रूप क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। जैसे हिंदी है, लेकिन हिंदी जिस जगह पे बोली जाती है उससे वहां का थोड़ा बहुत असर आ जाता है। जैसे बम्बईया हिंदी, पंजाबी हिंदी, राजस्थानी हिंदी है तो ये सब हिंदी, लेकिन जो इनका बोलने का टोन होता है वो वहां के क्षेत्र के हिसाब से बदल जाता है। तो हिंदी के जो विविध रूप में है उसमें से हम सबसे पहले पढ़ेंगे। जो पहला रूप है इसका, सृजनात्मक भाषा। तो आइए देखते हैं कि सृजनात्मक भाषा किसे कहते हैं। सृजनात्मक भाषा का उद्भव बोलचाल की भाषा से होता है। कुछ प्रमुख विद्वानों का मत है कि भाषा में होने वाले नए प्रयोग या परिवर्तन को सृजनात्मक कहा जाता है। क्या कह रहे हैं कि सृजनात्मक जो भाषा है उसका जो उद्भव कहाँ से होता है, बोलचाल की भाषा से होता है। और कुछ विद्वानों का कहना है कि भाषा में जो प्रयोग, नए नए परिवर्तन और प्रयोग होते हैं वही सृजनात्मक कहलाते हैं। यानी क्वेश्चन आ सकता है सृजनात्मक भाषा किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर ये सबसे सटीक है कि भाषा में होने वाले नए प्रयोग और परिवर्तन ही सृजनात्मक भाषा कहलाते हैं। देश का प्रत्येक सदस्य इससे प्रभावित होता है। यदि कोई बच्चा बिल्ली की ओर संकेत कर म्याऊं की आवाज निकालता है तो वह भी एक नए शब्द का सृजन करता है, लेकिन यह सृजनात्मकता का भ्रामक अर्थ है। भाषा प्रतीकों की व्यवस्था है जिसके अंगों उपांगों में नियमबद्ध संबंध है। भाषा का प्रयोजन संप्रेषण व विचारों का आदान प्रदान होता है। जो व्यक्ति संप्रेषण के प्रयोजन से भाषा का प्रयोग करता है उसे भाषा के सभी नियमों का पालन करना होता है। वक्ता भाषा का प्रयोग कर अपनी बात कहता है। लेखक लिख कर पाठक को पहुंचाता है। इसके लिए आवश्यक है कि वक्ता और लेखक तथा श्रोता और पाठक को भाषा के नियमों का ज्ञान हो। ये प्रयोग सामान्य भाषा का प्रयोग कहे जाते हैं। इसके विपरीत जब भाषा के नियमों का प्रयोग नहीं किया जाता तो उसे असामान्य प्रयोग कहते हैं। असामान्य प्रयोग में लेखक जो बात जिस प्रकार से जितनी मात्रा में प्रेषित करता है वह उसी प्रकार से श्रोता तक नहीं पहुंचती है। नियमों का ज्ञान न होने से संदेश का गुणात्मक ह्रास हो जाता है, क्योंकि श्रोता को बात समझने में बाधा आती है। दूसरी ओर यदि लेखक को नियमों का पूर्ण ज्ञान है, लेकिन वह किसी विशेष कारण से नियमों का उल्लंघन कर अपनी बात इस प्रकार कहता है कि श्रोता
कही गई बात से अधिक प्राप्त करता, तो उस अतिरिक्त बात को सृजना कहा जाता है। इस प्रकार लेखक का नियमों का अनायास उल्लंघन और अपने संदेश में अतिरिक्त अर्थ की संभावना का उद्घाटन ही सृजनात्मकता है। संचार भाषा मूलतः संप्रेषण की भाषा है। पूरे विश्व में इस समय अघोषित सूचना युद्ध चल रहा है। समर्थ देशों ने अंतरिक्ष में अपनी अपनी प्रयोगशालाएं स्थापित कर रखी हैं। कृत्रिम उपग्रहों के द्वारा वे भूगोल और खगोल की जानकारी का तेजी से संग्रहण कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप सूचनाओं का विस्फोट हो रहा है। इन सब ने हिंदी के समक्ष अनेक चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। भारत भी पीछे नहीं है, इसने भी अंतरिक्ष युग में प्रवेश कर लिया। इसलिए हिंदी को दूर संचार की सक्षम भाषा के रूप में गठित करना इस समय की सबसे बड़ी क्या है, प्राथमिकता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के एक नई संचार भाषा को पैदा किया है, जिसमें संकेताक्षरों, लिपि चिन्हों, कूट पदों की बहुलता है। सर्वोत्तम संचार भाषा उसे माना जाता है जिसमें कम से कम वर्णाक्षरों का प्रयोग किया जाए। ऐसी ही भाषा को कंप्यूटर में सुविधापूर्वक भरा जा सकता है। अंग्रेजी में क्योंकि कम वर्ण है, अतः दूर संचार में छा रही है। इसका कारण है अंग्रेजी का बोलबाला। वह वर्तनी और वाक्य संरचना में इंग्लैंड की अंग्रेजी से भिन्न है। डॉक्टर सूर्य प्रकाश दीक्षित ने इसे कम्युनिकेटिव इंग्लिश कहा है। वे आगे लिखते हैं कि इस सदी में अमेरिकी जनजीवन ने साहित्यिक अंग्रेजी को प्रश्न नहीं दिया, उसे वरीयता दी कामकाजी अंग्रेजी को। इस कंप्यूटर के युग में अमेरिका वासियों ने अपनी भाषा को प्रयत्न लाघव से जोड़कर हजारों लाखों कोड बना डाले। आज वे सीधे सैटेलाइट के समाचार पत्र का मुद्रण और प्रसारण कर लेते हैं। संप्रति कंप्यूटर समस्त विश्व ज्ञान को अपने अंदर समाहित कर लेने की स्थिति में वे इस प्रकार संचार संभावनाओं में निरंतर वृद्धि करते आ रहे हैं। तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में, सृजनात्मक भाषा के बारे में, कि सबसे पहले हमने क्या जाना कि जो भाषा में नए नए प्रयोग हो रहे हैं वही क्या है, सृजनात्मकता है। जैसे कोई बच्चा अगर बिल्ली की आवाज में म्याऊं की आवाज निकालता है और अगर वो शब्द हमें पहले से पता नहीं है, ये एक उदाहरण है, तो वो भी एक नई भाषा का सृजन कर रहा है। यानी भाषा में कोई भी नया शब्द, नया प्रयोग जो भी होगा वो सृजनात्मकता कहलाएगा। ठीक है। सृजनात्मकता व्यक्ति संप्रेषण में जो प्रयोग करता है भाषा को, वो भाषा अगर नियमों में बद्ध है तो वो तो नॉर्मल भाषा है, लेकिन अगर उस भाषा में कुछ नया है, कुछ नया परिवर्तन हो रहा है जो श्रोता और पाठक को एक नई जानकारी दे रहा है, एक नया ज्ञान दे रहा है, तो वो सारे का सारा क्या है, उसमें सृजनात्मकता है। ठीक है। तो बाकी आपने पढ़ लिया है कि संचार भाषा मूलतः संप्रेषण की भाषा है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि संचार भाषा क्या है, क्या मूलतः संप्रेषण की भाषा है। और जिस तरह से अंग्रेजी आज छा रखी है, तो उसका कारण क्या बताया गया है, उसका कारण बताया गया उसमें कम वर्ण है, जिसके कारण कि कंप्यूटर की लैंग्वेज होने में उसे कोई भी असुविधा नहीं हुई। उसी प्रकार हमारी हिंदी भी आज इसी रूप में आगे बढ़ रही है, जिसमें कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे कंप्यूटर की भाषा में और सरल बनाने के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, और ये सारे प्रयोग ही हमारे सृजनात्मक हिंदी में आते हैं। हिंदी भाषा के विविध रूप में हमने अभी तक पढ़ा सृजनात्मक भाषा, और अब हम इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे जिसका नाम है राजभाषा। तो राजभाषा किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। प्रशासन की भाषा राजभाषा कहलाती है। राजभाषा का सामान्य अर्थ है राज काज चलाने की भाषा, अर्थात भाषा का वह रूप जिसके द्वारा राजकीय कार्य चलाने में सुविधा हो, राजभाषा कहलाती है। राजभाषा से राजा, शासक की भाषा अथवा राज्य की भाषा दोनों अर्थ लिए जा सकते हैं। प्रशासन की जो भी भाषा है वो क्या कहलाती है, राजभाषा कहलाती है। राजभाषा का सामान्य अर्थ क्या लेते हैं हम लोग, राज काज चलाने, अर्थात भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, सारे राजकीय कार्य करते हैं, शासकीय कार्य करते हैं, वो सभी क्या है, राजभाषा है। केंद्र की राजभाषा को संघ भाषा कहा जाता है। केंद्र में राजभाषा को संघ भाषा भी कहा जा सकता है। प्रशासन तथा न्याय की भाषा होने के कारण सरकारी दृष्टि से राजभाषा का बहुत महत्व होता है। राजभाषा का प्रयोग प्रमुख रूप से 4 क्षेत्रों में किया जाता है: शासन, विधान, न्यायपालिका एवं विधानपालिका। स्वतंत्र भारत में नए संविधान की रचना तथा भारत के गणराज्य बन जाने पर भारतीय संविधान के लागू होने से पूर्व राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग उसी अर्थ में होता था जिस अर्थ में आज राजभाषा शब्द का प्रयोग होता है, अर्थात संविधान की स्वीकृति के बाद इसका प्रयोग आरंभ हुआ। हिंदी के प्राथमिक स्वरूप का विकास
उत्तर अपभ्रंशकालीन युग में 11वीं शताब्दी में हुआ। प्राचीन काल के सिक्कों से ज्ञात होता है कि देवनागरी का प्रयोग मोहम्मद गौरी ने किया था। इस संपर्क भाषा का और अधिक विकास हुआ जब 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन तथा तुगलक के कारण उत्तर भारत के लोग बड़ी संख्या में दक्षिण चले गए। बाद में प्रशासनिक दृष्टि से अकबर ने मालवा, बरार, खानदेश एवं गुजरात को निकालकर दक्षिण प्रदेश बनाया। उस समय कुछ मुस्लिम परिवारों के अतिरिक्त से सभी व्यापारी एवं श्रमिक घर बाहर सभी जगह खड़ी बोली का प्रयोग करते थे। तो क्या कहा गया है कि जो राजभाषा है वो हमारे राजकाज की भाषा है और यही हमारी संघ भाषा भी कहलाती है। तो जो हमारी राजभाषा है इससे पूरा राष्ट्रभाषा का जो प्रयोग था, लेकिन बाद में जब राष्ट्रभाषा नहीं ये बन पाई क्योंकि पूरे देश में समान रूप से लागू नहीं हो पाई, तो उसी अर्थ में हमने राजभाषा का प्रयोग किया। राजभाषा को हमने देखा कि हिंदी के प्राथमिक स्वरूप का विकास कहाँ से हुआ? उत्तर अपभ्रंशकालीन युग से हुआ 11वीं शताब्दी में। और प्राचीन काल में सिक्कों से यह ज्ञात होता है कि देवनागरी का जो प्रयोग है सबसे पहले किसने किया था? मोहम्मद गौरी ने किया था। ठीक है। उसके बाद हमारे जो बाद में जो शासक आए उन्होंने इससे अंतिम रूप जो खड़ी बोली तक इसका प्रयोग हो गया था। आगे देखिए, सिकंदर लोदी के शासनकाल में भी राज्य का हिसाब किताब हिंदी में होता था। जो सिकंदर लोदी था उसके शासनकाल में भी राज्य का हिसाब किताब किसमें होता था? हिंदी में होता था। शेरशाह सूरी के सिक्कों में नागरी तथा फारसी दोनों लिपि का उल्लेख मिलता है। जो शेरशाह सूरी थे उनके सिक्कों में नागरी तथा फारसी यानी देवनागरी और फारसी दोनों लिपि का प्रयोग मिलता था। मुगलों की राजकाज की भाषा फारसी भले ही ऊपरी तौर पर हो, चूंकि यह बोलचाल की भाषा नहीं थी, इसलिए उस समय पंजाब, कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत आदि में हिंदी सह राजभाषा के रूप में विकसित हो रही थी। आपको पता है कि जो मुगल शासक थे उनके काल में जो हमारे राजकाज की भाषा थी, राजकीय भाषा थी, वो क्या थी? फारसी थी। लेकिन उस टाइम भी फारसी सभी लोग नहीं जानते थे। ऊपर से उसमें बहुत सारे लोग जो हमारे हिंदी भाषी लोग थे, वो हमारे हिंदुस्तानी लोग थे, वो उस फारसी को नहीं समझ पाते थे, तो हिंदी का ही प्रयोग करते थे। इसलिए उस टाइम सह राजभाषा के पद पर हिंदी ही विराजमान थी। आगे देखिए, जिला स्तर पर आज प्रशासनिक भाषा का जो ढांचा है उसकी बहुत कुछ देन मुगल काल की है। औरंगजेब के शासनकाल तक तो हिंदी की विविध शैलियां प्रयुक्त होने लगी थी। मराठा प्रशासन में हिंदी का प्रयोग व्यापक रूप में मिलता है। मराठा प्रशासन में ताम्रपत्र लिखने, मराठी से हिंदी भाषा में अनुवाद, राजनीतिक समझौते, सेना प्रशासन में हिंदी का पर्याप्त प्रयोग मिलता है। राजस्थान की विभिन्न रियासतों में तो पूरा पत्राचार हिंदी में ही होता था। ग्वालियर नरेश महाराज सयाजी राव सिंधिया शिवाजी राव सिंधिया ने दीवान शेख गुलाम हुसैन की 27/11/1853 को यह आज्ञा प्रचारित की कि फारसी शब्दों का प्रयोग करने पर दंड की व्यवस्था की गई है। हिंदी क्षेत्र से इतर देशों राज्यों में भी हिंदी का प्रशय था, यानी हिंदी का प्रयोग हो रहा था। बड़ौदा नरेश की आज्ञा से सयाजी शासन तथा कल्पतरु शीर्षक से प्रशासन शब्दकोश तैयार किया गया। उसमें गुजराती, बांग्ला, मराठी, फारसी के अतिरिक्त हिंदी एवं हिंदुस्तानी भी दिए गए थे। 20वीं शताब्दी के मध्य में 1947 में जब भारत विदेशी साम्राज्य के बंधन से मुक्त होकर स्वायत्त लोकतंत्र के रूप में प्रतिष्ठित हुआ, तब संवैधानिक दृष्टि से जो राष्ट्रभाषा और राजभाषा पृथक रूप से परिभाषित हो गई थी। यद्यपि व्यवहारिक स्तर पर आज संयोगवश हिंदी राष्ट्रभाषा होने के साथ साथ राजभाषा के रूप में भी मान्य है, पर सैद्धांतिक तौर पर ये दोनों अवधारणाएं पृथक पृथक हैं। अर्थात हिंदी को हम अपनी राजभाषा और राष्ट्रभाषा तो मानते हैं, लेकिन व्यवहारिक सैद्धांतिक तौर पर ये अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि ये अलग इसलिए हैं कि जब तक पूरे देश के नागरिक समान रूप से एक भाषा को नहीं मानते, नहीं जानते हैं, उसका सारा कार्य एक ही भाषा में नहीं होता, तब तक वो राष्ट्रभाषा नहीं कहलाई जा सकती। भले जो जब हमारा संविधान बना तो हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में ही हिंदी को लिया गया था, लेकिन कुछ कारणवश जो हमारे जो भी कारण रहे होंगे, उन कारणों से हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई, तो आज भी ये राजभाषा के ही रूप में मान्य है। आगे देखते हैं माध्यम भाषा। माध्यम भाषा उसे कहते हैं जो माध्यम में प्रयुक्त होती है। दूसरे शब्दों में, जिस भाषा के द्वारा शिक्षण, प्रशिक्षण और पठन पाठन की व्यवस्था की जाती है उसे माध्यम भाषा कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, माध्यम भाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा में शिक्षण, प्रशिक्षण, पठन पाठन की व्यवस्था की जाती है उसे माध्यम भाषा कहते हैं।
जैसे हम कहते हैं ना, हम हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, अंग्रेजी माध्यम के बच्चे हैं, तो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उसी भाषा में हमारा शिक्षण, प्रशिक्षण, पठन पाठन होता है। माध्यम भाषा को अंग्रेजी में मीडियम लैंग्वेज भी कहा जाता है। मैंने बोला ना अभी कि हम किस मीडियम से पढ़े हुए हैं, ये शब्द बार बार आता है, हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़े, यानी किस लैंग्वेज में आपने शिक्षा ग्रहण की है, तो वही हमारी माध्यम भाषा है। भारत में उच्च स्तर पर ज्ञान, विज्ञान और तकनीकी का पठन पाठन प्राय अंग्रेजी माध्यम से ही होता है। इसके परिणाम स्वरूप देश की युवा जो पीढ़ी को भारी क्षति उठानी पड़ती है, यहाँ पे पीढ़ी आएगा, यह एक राष्ट्रीय क्षति है जिसका एकमात्र उपाय है प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाना। सरकार ने हिंदी की तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं के प्रयोग की तो अनेक घोषणाएं की, परंतु उनका अनेक ज्ञात अज्ञात कारणों से पालन नहीं हो पाया। विश्व में ज्ञान शिक्षण प्रशिक्षण अध्यापक के लिए सुविधाजनक समझते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ शिक्षा में अंग्रेजी मिथ्या दम्भ प्रतीत बनी हुई है। यह भ्रम भी फैलाया गया है कि विज्ञान और तकनीक का ज्ञान अंग्रेजी भाषा के द्वारा ही संभव है। आप जानते हैं कि आज की डेट में सबसे ज्यादा होड़ है इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ने और पढ़ाने की। देखिए, कोई भी पेरेंट्स है, उनको ये लगता है कि अगर हमारा बच्चा अंग्रेजी नहीं जानेगा तो वो आगे ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, जबकि एक भ्रम है कि तकनीकी का ज्ञान या हमारा विज्ञान का ज्ञान है वो अंग्रेजी के द्वारा ही संभव है। ये एक भ्रम है। इस बात में संदेह नहीं है कि प्रौद्योगिकी जिस भाषा क्षेत्र में आती है वो अपने साथ अपनी शब्दावली भी लाती है। कंप्यूटर का तो हिंदीकरण हो गया है, इन्हें देवनागरी लिपि में लिखा जाएगा। ऐसी परिस्थिति में उधार के शब्दों को लेना ही होगा, तो हिंदी को अप टू डेट नहीं किया जा सकेगा। अंग्रेजी आज क्यों ऊपर उठ रही है, इसका कारण है उसकी सर्व संकलन क्षमता। हिंदी को माध्यम भाषा बनाने के लिए उसके रूप में वृद्धि करनी होगी। अभी तक हिंदी के पास कुछ भी द्विभाषी त्रिभाषी शब्दकोश है। इस प्रकार द्विभाषी त्रिभाषी शब्दकोश है। इसी प्रकार विभिन्न विषयों के कोश, पर्याप्त कोश, व्युत्पत्ति कोश, संदर्भ कोश आदि भी बहुत कम है। इन्हें बनाना, प्रकाश में लाना अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इस आवश्यकता की पूर्ति तभी हो सकती है जब कोश विज्ञान का प्रशिक्षण देकर विभिन्न बोलियों और विषयों के शब्दकोश बनाए जाएं। अब रचनाकारों को साहित्य को छोड़कर इस क्षेत्र में आना होगा। सृजनात्मक लेखन हिंदी में बहुत हो चुका है। अब आवश्यकता है उपयोगी साहित्य की या उपयोगी पाठ्य सामग्री को प्रकाश में लाने की। परिभाषिकों, संकेताक्षरों को इस समय हिंदी की आवश्यकता है। विदेशी भाषा के प्रत्येक शब्द धातुर्व के अनुकूल हिंदी नामांतर गणना और हिंदी के शब्दाभाव को दूर करना होगा। इस प्रकार के प्रयास विश्वविद्यालय स्तर पर जब होंगे, शिक्षक और शोधार्थी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और नवीनतम ज्ञान को हिंदी में रूपांतरित करेंगे। तभी हिंदी का माध्यम भाषा के रूप में विकास होगा। हिंदी को माध्यम भाषा न तो दंड प्रावधानों के द्वारा बनाया जा सकता और न ही तुष्टीकरण की नीति के द्वारा। यह तभी संभव है जब अंग्रेजी स्कूलों से बेहतर हिंदी स्कूल खुल जाए और गुलामी की मानसिकता का भारतीयकरण अर्थात हिंद्रीकरण किया जाए। देखिए, माध्यम भाषा जो है वो हिंदी और अंग्रेजी, चाहे कोई भी भाषा हो, लेकिन इसका विकास तभी संभव है जब इस भाषा में जो आज का जो हम विज्ञान तकनीकी जो पढ़ रहे हैं वो सारा का सारा उस भाषा में उपलब्ध हो। अंग्रेजी आज आगे इसीलिए है क्योंकि उसमें कम से कम शब्दों में हम अधिक से अधिक सीखते हैं और बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं। अब हिंदी में टाइपिंग हो तो देखिए आपकी बहुत मुश्किल हो जाती है, किसके हिसाब से? अंग्रेजी के हिसाब से। तो इनका कहना है कि माध्यम भाषा को हमें अप टू डेट करना होगा। जिस तरह से अंग्रेजी आज अप टू डेट होती है, बहुत कम शब्दों में हम इसे सीख सकते हैं, बहुत इसके लेटर कम हैं, तो उसी तरह हिंदी को भी हमें इसी तरह से प्रयोग में लाना होगा और इसके माध्यम भाषा के रूप में इसका विकास करना होगा। यानी जिस तरह से आज लोगों को लग रहा है कि बिना अंग्रेजी के हम कार्य नहीं कर सकते, उस नीति को बदलकर हिंदी को भी उसी स्तर का हमें ऊपर उठाना होगा। तभी जाकर क्या होगा, माध्यम भाषा के रूप में हिंदी का विकास होगा। आगे आप देखते हैं मातृभाषा। भारतीय मातृ प्रधान संस्कृति के समान भाषा को विशेष महत्व देने के लिए मातृभाषा नाम दिया गया है। भाषा मानव की उन्नति का सर्वप्रधान और महत्वपूर्ण माध्यम है। भाषा के आधार पर समाज का विकास हुआ है और समाज के आधार पर भाषा का विकसित रूप सामने आए हैं। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी भाषा से आत्मीय रूप से जुड़ा होता है। इस भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति का व्यक्तित्व विकसित होता है और उसके जीवन को गतिशीलता मिलती है।
व्यक्ति ऐसी ही भाषा के माध्यम से परिवार और समाज में अपना स्थान बनाता है। भक्ति में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और दार्शनिक आदि भाव ऐसी ही भाषा के आधार पर विकसित होते हैं। कुछ विद्वानों का कथन है कि जन्म के पश्चात बालक जिस भाषाई परिवेश में रहकर प्रारंभिक भाव या आदान प्रदान करता है, उसे उसी भाषा की संज्ञा देनी चाहिए। माना एक बालक अवधि क्षेत्र में रहकर बड़ा होता, तो उसकी प्रारंभिक अभिव्यक्ति की भाषा अवधि होगी। यह सच है कि अवधि प्रदेश की राष्ट्रभाषा हिंदी एक महत्वपूर्ण बोली है। इसे दृष्टिगत कर कहा जा सकता है कि उस बालक की मातृभाषा अवधि में हिंदी है। इस प्रकार जिस भाषा में मनुष्य अपने जीवन में गतिशील रहने के लिए जिस मूल या प्रारंभिक भाषा को अपनाता है, उसे मातृभाषा कहा जाता है। यहाँ तक यह भी ध्यातव्य है कि यदि कोई हिंदी भाषा भाषी परिवर्तित समय में अंग्रेजी या जर्मन भाषा सीखकर अपने जीवन में विशेष उन्नति कर ले, तो उसकी मातृभाषा अंग्रेजी या जर्मन में होकर हिंदी ही होगी। यह निर्विवाद सत्य है कि मातृभाषा में भाव अभिव्यक्ति सरल और अधिक प्रभावी होती है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन तो उन्होंने सबसे नीचे लिखी है कि यह निर्विवाद सत्य है कि मातृभाषा में भाव अभिव्यक्ति सरल और अधिक प्रभावी होती है। जो हमारी मातृभाषा होती है, जो हमने सबसे पहले मातृभाषा यानी माँ से सीखी हुई, परिवार से सीखी हुई, बच्चा जब जन्म लेता है और सबसे पहले जिस भाषा को वो सुनता है, समझता है, जिस भाषा में सबसे पहले वो अपनी माँ से, अपने पिताजी से, परिवार से बातें करना सीखता है और जिससे वो बिना किसी प्रयास के यूं ही सुन सुन के सीख लेता, वही उसकी मातृभाषा है। और मातृभाषा का सबसे अधिक फायदा है कि उसमें भाव अभिव्यक्ति सरल और अधिक प्रभावी है। मतलब अपने भावों को व्यक्त अगर किसी भाषा में सबसे अधिक सरल तरीके से कर सकते हैं, तो वो मातृभाषा है। और जब हम इसी मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करेंगे, तो हम अपने आप ही स्कूल के वातावरण में सहज हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, अगर कोई गढ़वाल का बच्चा और वो गढ़वाली में बोलता है और उसे स्कूल रखते, तो स्कूल जाते ही उसे हिंदी भाषा में बात करनी पड़ती है और बच्चा असहज हो जाता है। तो यही कारण है कि मातृभाषा में ही प्रारंभिक शिक्षा के लिए जोर दिया गया है। जो नई शिक्षा नीति है उसमें भी मातृभाषा में ही प्रारंभिक शिक्षा पर जोर दिया गया है। तो मातृभाषा हम किसे कहेंगे? जिस भाषा में हमने जन्म लेने के बाद सहज अभिव्यक्ति अपनी दी है, वही हमारी मातृभाषा कहलाई जाएगी और उस भाषा में हमारी अभिव्यक्ति बहुत सरल और प्रभावी ढंग से सामने आएगी। आगे देखिए, मातृभाषा के उत्तम ज्ञान के पश्चात किसी भी अन्य भाषा का शिक्षण सरल होता है। यानी जब हम मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण कर लेंगे, उसके बाद उसी बीच हम अन्य भाषा में जब आगे बढ़ेंगे, दूसरी भाषा सीखेंगे, तो वो भाषा हमें बहुत सरल होगी, क्योंकि हमने अपनी मातृभाषा में पहले अभिव्यक्ति देना सीख लिया है। अपनी मातृभाषा में हमने उस भाषा को भी सीखना सीख लिया है, तो हमें और भी शिक्षण में सरलता होगी। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी को मातृभाषा के रूप में याद करते हुए निज भाषा की संज्ञा दी। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कहलाते हैं और इन्होंने भी मातृभाषा के रूप में निज भाषा, इन्होंने मातृभाषा के लिए कहा कि अगर आप मातृभाषा में शिक्षा देंगे तो ये बहुत ही सहज और सरल होगी और इसमें बच्चा बहुत अधिक उन्नति कर सकता है। तो हमने आज हिंदी भाषा के विविध रूपों में पढ़ लिया है। हमने शुरू से देखा कि सबसे पहले हमने हिंदी भाषा का सृजनात्मक रूप पढ़ा, उसके बाद राजभाषा पढ़ा, उसके बाद माध्यम भाषा पढ़ा और उसके बाद हमने मातृभाषा पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको बहुत सरल तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले टॉपिक में हम जिस प्रयोजन मूलक हिंदी का जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।